एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, होटल वही, मकाम वही, दीवार पर लगी तख्ती भी वही और निशाना एक बार फिर बने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले में 45 साल पहले की तारीख दोहराई गई, जब 1981 में रोनाल्ड रेगन पर उसी जगह गोलियां बरसाई गई जिसमें वो जख्मी हुए मगर जान बच गई। और अब फिर वॉशिंगटन में सदारती तकरीब में फायरिंग की गूंज ने दुनिया को हिला कर रख दिया। यह मंजर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मंजर किसी फिल्म का नहीं, यह हकीकी मंजर है। व्हाइट हाउस के सहाफियों की एसोसिएशन के सालाना डिनर की तकरीब सजाई गई, जहां ताकत, मीडिया और सियासत एक ही छत तले जमा थे। स्टेज पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। माहौल बज़ाहिर पुरसुकून था, लेकिन अचानक धमाकों जैसी आवाजें सुनाई थी और हलचल मच गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक तकरीबन 5 गोलियों की आवाजें गूंजी और फिर हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पलक झपकते ही एक्शन लिया, हाज़रीन को नीचे झुकने की हिदायत की, जबकि सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को घेरे में लेकर मरकजी स्टेज से निकाला और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। खातून अव्वल, नायब सदर जेडी वेंस, काबीना अरकान, पेटेगस्ट और दीगर अरकान को फौरी तौर पर वहां से निकाला गया। लम्हों में वो हॉल जहां हंसी गूंज रही थी, खौफ की तस्वीर बन चुका था। वाक़े के फौरन बाद सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक वीडियो शेयर की जिसमें सीक्रेट सर्विस के एहलकार बरकरफ्तारी से सूरत हाल पर काबू पाते नजर आए। फिर एक तस्वीर जारी की जिसमें एक शख्स जमीन पर मुंह के बल लेटा हुआ दिखाई दिया और यही हमलावर था। फॉक्स न्यूज और राइटर्स के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त कोल थॉमस एलन के नाम से हुई, जो कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस का रिहायशी था, जिसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आला तालीम हासिल कर रखी थी। तदरीसी मुआवन रह चुका है, पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर, जो दिसंबर 2024 में बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड भी जीत चुका था, जिसने 2025 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। एक बज़ाहिर ज़हीन और कामयाब नौजवान, लेकिन उसके जहन में क्या चल रहा था? कायम मकाम अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से तहरीरी मवाद भी मिला है, जिसकी तहकीकात जारी हैं। उसे पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या यह महज एक फर्द का जुनून था या इसके पीछे कोई बड़ी सोच, कोई नजरिया या कोई खतरनाक मंसूबा छुपा है, या फिर यह अमेरिकी सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी है। क्योंकि अमेरिकी सदर की किसी भी तकरीब में शिरकत महज एक प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन होता है, जिसे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस लीड करती है। इवेंट से कई दिन पहले एडवांस टीम मकाम का तफसीली सर्वे करती है। हर दाखिली और खारजी रास्ते, छतों, खिड़कियों और लाइन ऑफ साइट यानी मुमकिन फायरिंग पॉइंट्स का जायजा लिया जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी के कई इदारे कायम किए जाते हैं। सबसे बैरूनी हस्सार में मकामी पुलिस और दीगर इदारे, दरमियानी हस्सार में चेक पॉइंट, शनाख्ती कार्ड और मेटल डिटेक्टर के जरिए स्क्रीनिंग की जाती है, जबकि अंदरूनी हस्सार में सिर्फ डिक्लेयर्ड और क्लियर अफराद को रसाई दी जाती है। अमेरिकी सदर के करीब तरीन हिस्से में स्पेशल एजेंट्स, काउंटर्स असॉल्ट टीम और स्नाइपर्स तैनात होते हैं, जबकि बुलेट प्रूफ इंतजामात, हंगामी इनखला के रास्ते और बैकअप प्लान पहले ही तैयार रखा जाता है। ऐसे बड़े इवेंट्स को अक्सर नेशनल स्पेशल सिक्योरिटी इवेंट की तर्ज पर मैनेज किया जाता है, जहां वफाकी, रियासती और मकामी इदारे मिलकर काम करते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ऐसी तकरीबात में क्रेडेंशियल चेकिंग, हथियारों की स्क्रीनिंग और स्टेज के करीब सख्त तरीन हिफाजती हसार कायम किया जाता है, जबकि सदर के इर्द गिर्द फौरी रद्द-ए-अमल देने वाली टीम हर लम्हा अलर्ट रहती है। मुख्तसरन, अमेरिकी सदर की किसी भी तकरीब में मौजूदगी का मतलब है कि पूरा मकाम एक फोर्ट यानी किले में बदल जाता है। यहां हर शख्स, हर रास्ता और हर जाविया पहले से चेक, मॉनिटर और कंट्रोल में होता है, ताकि किसी भी खतरे को चंद सेकंड्स में खत्म किया जा सके। सदर ट्रंप ने अपने बयान में इस हमले की शदीद मजम्मत की, हमलावर को खतरनाक करार दिया और साथ ही ईरान के साथ जारी कशीदगी का हवाला देते हुए कहा कि इसका बज़ाहिर ईरान के साथ कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ट्रंप पर यह पहला हमला नहीं। जुलाई 2024 में बटलर, पेंसिल्वेनिया की इंतखाबी रैली, सितंबर 2024 फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स के करीब घात लगाए शख्स की गिरफ्तारी, फिर मार-ए-लागो रिजॉर्ट में मुसल्ला शख्स की दरअंदाजी, 2020 में जहरीला खत, 2016 में सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीनने की कोशिश, 2017 में फॉकलिफ्ट के जरिए सदारती काफिले पर हमले की कोशिश। ये हमले की 9 कोशिशें एक ही कहानी सुनाते हैं कि ट्रंप मुसलसल निशाने पर हैं। ट्रंप से पहले 4 अमेरिकी सदूर, 1865 में अब्राहम लिंकन, 1881 में जेम्स ए गारफील्ड, 1901 में विलियम और 1963 में
जॉन एफ कैनेडी दौरे सदारत में ही कातिलाना हमलों का निशाना बने और जान से गए, तो क्या तारीख एक बार फिर किसी बड़े साहने की तरफ इशारा कर रही है? क्या यह महज इत्तफाकात की जंजीर है या कोई खतरनाक सिलसिला? और सबसे बड़ा सवाल, नजूमी क्यों मुसलसल 2026 को ट्रंप के लिए खतरनाक साल करार दे रहे हैं? क्या आने वाला वक्त किसी बड़े इम्तिहान की दस्तक दे रहा है? अब इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं वाशिंगटन से, और अनवर इकबाल साहब भी वाशिंगटन से मौजूद हैं, दोनों अमेरिकन सहाफ़ी हैं। खुर्रम शहजाद साहब, आप आज उस हॉल में मौजूद थे जहां पर यह वाकया पेश आया, डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की कोशिश की गई। मैं ये चाहूंगा कि आप बताइएगा कि जब ये फायर हुआ तो उसके बाद वहां पर किस तरह उनको रेस्क्यू किया गया और ये मामला पेश कैसे आया? जिस वक्त जो मसला इस वक्त जो इवेंट चल रहा था, वहां पे मैं सदर ट्रंप से 15-20 फुट के फासले पे ही होऊंगा। जब ये वाकया पेश आया तो एकदम से मुझे गोलियों की चलने की आवाज आई और चीज़ों के गिरने की, बहुत बड़ी तादाद में चीज़ों के गिरने की आवाज आई। और उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि जो बंदा जहाँ पे मौजूद है वहीं पे बैठ जाए या जमीन पे लेट जाए, एक्टिव शूटर इज ऑन इन द बिल्डिंग। तो ये ऐलान किया गया और उसके बाद मैं वहीं पे बैठ गया और मैं फिर क्रॉल करके एक टेबल के नीचे गया। और जहाँ पे मैं टेबल के नीचे गया तो मेरे उसी टेबल के नीचे मार्को रूबियो, जो वजीर खारजा है अमेरिका के, वो भी मौजूद थे उस टेबल पे। तो सारी कैबिनेट जो थी, 8-10 टेबल थे वहाँ पे, वो पूरी कैबिनेट मौजूद थी। प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पे मौजूद थे, JD वेंस वहाँ पे मौजूद थे। तो जब ये वाकया पेश आया तो फिर जो सहाफ़ी इंस्टिंक्ट होता है, तो मैंने सर बाहर निकाल के टेबल से बाहर देखा। तो जो डिनर के टेबल लेके आ रहे थे वेटर्स, उन्होंने कपड़े डाले हुए थे डिनर के टेबल के ऊपर। तो सीक्रेट सर्विस वाले और जो मिलिट्री के जो लोग हैं, उन्होंने उनसे कपड़ा उतारा और बड़ी लंबी कतार थी उनकी, 2500 लोग थे वहां पे। तो बड़ी लंबी कतार थी डिनर टेबल को लेके आने वालों की। तो वो जब उनको सारों से कपड़ा उतारा, उसको उन सारे टेबलों को नॉकआउट कर दिया, जमीन पे गिरा दिया। उस वजह से बहुत ज्यादा आवाज पैदा हुई, उस आवाज से खौफ और हरास पैदा हो गया। मैंने खवातीन को रोते हुए देखा वहां पे। जो कैबिनेट मेंबर थे उनको सबको नीचे रखा गया और उसके बाद मिलिट्री के जो बड़ी बड़ी गनों वाले मिलिट्री के जो पर्सनल थे वो वहां पे पहुंच गए। सीक्रेट सर्विस वाले टेबल के ऊपर से फलांगते हुए आ रहे थे, गन्ने पकड़ी हुई थी उन्होंने, और हर कैबिनेट मेंबर के इर्द गिर्द 4-5 लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। जब 10-15 मिनट 20 मिनट गुजरे, एक और अनाउंसमेंट हुआ कि इस सारे हाल को सील कर दिया गया है। तो लोगों के अंदर थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि अब हम सेफ हैं, कि सीक्रेट सर्विस भी मौजूद है, मिलिट्री भी मौजूद है, अब हम सेफ हैं। तो उस मौके पे जो वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो मैंने बनाई थी उस मौके पे। तो मैंने फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी, जिसमें आप देखिए मार्को रूबियो भी टेबल से बाहर आ रहे हैं, टेबल के नीचे से बाहर आ रहे हैं। जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो मेरे पास से भाग रहे हैं, और इसके अलावा जो सेक्रेटरी खजाना है वो भी मेरे बिल्कुल साथ खड़े। तो उन्होंने भी सीक्रेट सर्विस वालों ने उनको भी लेके जाना शुरू कर दिया। तो ये सारी जो कैबिनेट मेंबर हैं उनको लेके इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया इस विद इन 30 मिनट्स। उसके बाद मुकम्मल तौर पे खामोशी थी, लोगों में बड़ा कंसर्न था। लोग, कुछ खवातीन जो हैं वो रो रही हैं, कुछ बैठी हुई हैं, और इसी कोई बंदा भी कोई बात नहीं कर रहा। इंटरनेट सर्विस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी, कोई चीज़ भी ना भेज सकते थे, ना रिसीव कर सकते थे, टेक्स्ट मैसेज चल रहे थे। तो एक इस तरह में 1 घंटा गुजर गया। उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस तकरीब को कंटिन्यू करने का इरादा रखते हैं। 15-20 मिनट के बाद दोबारा से ऐलान हुआ कि हमें ये बताया गया है कि देयर इज द पॉसिबिलिटी एक एक्टिव शूटर और भी मौजूद हो इस बिल्डिंग में। तो उस वजह से हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इवैक्यूएट करके व्हाइट हाउस ले जाया जाए। तो उसके बाद व्हाइट हाउस चले गए और इस तकरीब को मनसूख कर दिया गया। तो ये ओवरऑल मैंने वहां पे देखा। खुर्रम शहजाद साहब, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, हमें जरा बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से आपने क्या इंतजाम देखे, किस तरह सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा था, और कितनी लेयर्स होती हैं सदर की सिक्योरिटी के हवाले से, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, और ये शख्स कितनी लेयर्स को ब्रीच करके आगे आ गया था? मैं वही बताने वाला था कि इसका दूसरा पहलू अगर हम देखते हैं सिक्योरिटी का, तो वहां पे 4 लेयर की सिक्योरिटी थी कि एक एंट्रेंस एक ही रखी गई थी मेन सड़क से। जब आप होटल की तरफ आते हैं तो एंट्रेंस एक ही रखी गई थी। तो वहां पे बंदे खड़े थे जो आपका कार्ड फिजिकली बाई आए देख रहे थे। आपने कार्ड बाहर निकाला, उन्होंने वो कार्ड देख लिया, आप उस तरफ से आगे चले गए। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं, होटल की जो मेन लॉबी है वहां पे आए, और वहां पे आपने फिर बाकायदा जो है वो कार्ड दिखा के आपने सिक्योरिटी का जो मशीनें लगी हुई हैं उधर से आप गुजरे, चीजें रखी हो, वहां से गुजर गए।
जो तीसरा लेवल था सिक्योरिटी का, वहां पे जो फिजिकल लोग मौजूद थे और वो आपकी वो आने और जाने की जो हाथ में कार्ड, जो अपने कार्ड वो दिखा के, जो पास था आपका एंट्रेंस का, वो दिखा के आप जा रहे थे। जो चौथी सिक्योरिटी की लेयर थी वो एक्चुअल जगह पे जहाँ पे मशीनें लगी हुई थी, कुत्ते खड़े थे और लोग जो है वो वहां से सिक्योरिटी के जाते, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती है उस तरह की सिक्योरिटी लगी हुई थी, और वहां पे आपको बाकायदा सिक्योरिटी होती थी। उसके बाद फिर आप उस जगह पे जा रहे थे जहाँ पे वो एक्चुअल इवेंट हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको देख एक चीज, दो चीजें आपको मेंशन करूंगा। एक तो ये है कि जहाँ पे रेड कारपेट एंट्रेंस थी, जहाँ पे वीआईपीज आ रहे थे, जो पॉलिटिशियन हैं, सेलिब्रिटीज हैं, और जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो जो जो वहां से आ रहे थे, तो उनकी वो पहले उनका ये कहना था कि पहले सिक्योरिटी हुई है, तो वो गेट के बिल्कुल एक जो दूसरा गेट था, उसके रेड कारपेट वाला गेट था, उसके बिल्कुल सामने आते थे, वो गाड़ी से उतरते थे, वो गाड़ी से ही अंदर आ जाते थे विदाउट एनी सिक्योरिटी चेकअप। तो वहां पे सिक्योरिटी लगी हुई थी, जो उनका वो जो उनको खसूसी पास सेलिब्रिटीज को लगे हुए थे। मैंने ये देखा कि कुछ लोग पिगी बैग जो जो टेल गेट करके उनके साथ घुस रहे थे वहीं उसी गेट से, विच मीन के विदाउट, अगरचे उनके पास पास है ये नहीं है ये नहीं मुझे पता, लेकिन उनके साथ ही मिलके वो बगैर सिक्योरिटी के अंदर आ रहे थे। एक दो बंदा मुख्तलिफ, मैंने जो जो पॉलिटिशियन थे उनके साथ मैंने ये नोट किया। एक तो ये सिक्योरिटी बिग लैप्स हो गया। दूसरा मैंने देखा कि जो एलिवेटर थी, जब मैं मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहा था, हॉल की एंट्रेंस की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक हस्बैंड एंड वाइफ वहां पे मौजूद थे, जो कह रहे थे कि हम सीढ़ियां इस्तेमाल नहीं करते थे, क्या हम ये एलिवेटर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैंने कहा ठहरो, मैं पूछ बात करता हूँ इन सिक्योरिटी एहलकारों से। तो जो एलिवेटर पे सिक्योरिटी लगी हुई थी, मैंने उनके पास गया, उनको कहा कि ये बूढ़े लोग हैं, क्या ये एलिवेटर इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं कर, एलिवेटर मुकम्मल तौर पर बंद है, नोबडी कैन यूज द एलिवेटर, इनको सीढ़ियां ही इस्तेमाल करना पड़ेंगी। तो वो सीढ़ियों की तरफ, तो एलिवेटर तो मुकम्मल तौर पे बंद थी। अब यहाँ पे सवाल होता है कि वो बंदा जो होटल पे ठहरा हुआ था, अपना सारा असला ले जाके वो उसने अपने कमरे में रखा, एक दो दिन पहले जब भी रखा होगा, और उसके बाद वो एलिवेटर लेके कैसे उस दरवाजे तक पहुंच गया, जो सदर ट्रंप की, जहां से बिल्कुल, जहां से निकलने के बाद सामने वो मेन हॉल कमरा ही था, जहां पे वो हॉल ही था जहां पे सदर ट्रंप मौजूद थे। और अभी उसने अपने वीडियो बयान में कहा है यहाँ पे कि मैं जो बड़े पॉलिटिशियंस थे उनको निशाना बनाने वाला था। उसने सदर ट्रंप का नाम नहीं लिया, उसने कहा था कि इसको मैंने जो में ट्रेजेडी मनाने के लिए मैंने इसको रखा था, कि अमेरिका इस दिन को द डे ऑफ ट्रेजेडी के तौर पे याद रखेगा। ये उसका कहना है अपने वीडियो बयान में, जिस शूटर को पकड़ा है उन्होंने। तो उस हवाले से मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लैब्स आई हैव ऑब्जर्व, मैं उसका आई विटनेस हूं कि वो बंदा अच्छा, इसमें जो एक एक आर्गुमेंट रहता है वो ये है कि जब सदर ट्रंप वहां पे पहुंच गए, सिक्योरिटी लोग सारे हॉल में चले गए, सिक्योरिटी सारी अब गेट पे लग गई, उस दरवाजे को साथ लग गई जहां पे सदर ट्रंप मौजूद हैं, वो सारी सिक्योरिटी वहां पे। तो इस बंदे को मौका मिल गया, हो सकता है मौका मिल गया हो कि वो एलिवेटर लेके उस फ्लोर तक आ गया जहां पे ये तकरीब हो रही थी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, जो मेरा तजर्बा है, यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, कि जिस इवेंट के ऊपर बड़ी डिग्नेटरी वहां पे मौजूद हो, या सदर या वाइस सदर प्रेसिडेंट मौजूद हो, उस फ्लोर पे एलिवेटर नहीं काम करती, किसी भी जगह पे आप चले जाएं। तो इस फ्लोर के ऊपर एलिवेटर कैसे काम कर रही? तो ये एक बड़ा सवाल है। अनवर इकबाल साहब से भी इस बारे में उनकी राय जानना चाहूंगा कि ये अब इसको हम क्या समझेंगे, सिक्योरिटी ब्रीच है? क्योंकि यूएसए में इस हवाले से क्या बात हो रही है कि एक सदर को इस तरह अटैक किया गया, उन पर हमला किया गया, ये सिक्योरिटी कहाँ थी, क्यों उस होटल को चेक नहीं किया गया? बहुत से सवाल हमारे जहन में भी हैं और वहां पर भी पूछे जा रहे होंगे। यूएसए में क्या डिस्कस हो रहा है इस हवाले से अनवर साहब? सिक्योरिटी ब्रीच तो है, लेकिन ये असल में इसमें अमेरिका का पुराना मसला है और इसमें दो कल्चर का टकराव है। एक तो जदीद जो रियासत और उसके मसाइल हैं और उसके लिहाज से जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो है, और दूसरी तरफ अमेरिकी दो बातों पर इंसिस्ट करते हैं। एक तो ये कि उनको असलाह रखने का फ्रीडम है, उनका जो दस्तूर है उनको ये फ्रीडम देता है, हर शख्स असलाह खरीद सकता है और रख सकता है, लाइसेंस नहीं चाहिए। पहले तो कुछ भी नहीं चाहिए था, जैसे आप दाल चावल खरीदते हैं उस तरह खरीद सकते थे, अब कम से कम आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ता है, उस पर मिल जाता है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो अपनी आज़ादी में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं चाहते, उस बात को बिल्कुल नहीं पसंद करते कि सदर आ रहा है या कोई वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो उनका काम रुके। वो कहते हैं तुम अपना काम करो, हमें डिस्टर्ब ना करो। तो जो होटल वगैरह होते हैं वहाँ जिस तरह कन्वेंशन होता है, ये हो रहा था वॉशिंगटन हिल्टन होटल में, बहुत बड़ा होटल है, वॉशिंगटन के मिडिल में है। तो जिस पोर्शन में कन्वेंशन हो रहा होता है
उस पोर्शन को तो बंद कर देते हैं, बाकी पोर्शन खुला रहता है, उसमें लोग आ जा रहे होते हैं, बस एक तरफ सिक्योरिटी वाले खड़े हो जाते हैं। तो वो शख्स अंदर तो नहीं दाखिल हो सका था, उसने वहीं गेट दरवाजे से ही फायरिंग की थी, जिसकी वजह से किसी को गोली लगी नहीं, मगर उसने इसका फ़ायदा उठाया और फायरिंग की। अब यहाँ सवाल ये होता है कि अगर ऐसा आदमी था वहाँ मौजूद, वहाँ किसी काम से वहाँ अगर आया हुआ था, तो उसका प्रोफाइल पुलिस के पास क्यों नहीं था? वो उसकी वजह यह है कि ये उस प्रोफाइल में फिट ही नहीं होता था। अमेरिका की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है कैलिफोर्निया की, वहाँ से उसने बीएससी की हुई थी, उसके बाद कैलिफोर्निया की एक और बड़ी यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर्स किया हुआ था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपर था, अच्छे पैसे कमाता था, खुशहाल आदमी था, अपने पैसों से वहाँ 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ था। तो वो उनके प्रोफाइल में किस तरह फिट नहीं होता था कि ये भी कोई क्रिमिनल हो सकता है, और बज़ाहिर ही लगता है अभी तक तो कोई मोटिव बताया नहीं गया है। तो यानी आप समझते हैं कि वो उस तरह उसको रीड नहीं कर सके, लेकिन एक सिक्योरिटी लैब जरूर मौजूद था। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब आपके वक्त का, और खुर्रम शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मौजूद थे और जो तमाम मंजर आपने देखा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मशरिक़ वुस्ता के खित्ते की फ़ज़ा में एक अजीब सी बेचैनी है। सिफारतकारी के दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी दिखाई देते हैं। एक लम्हे में उम्मीद की किरण दिखाई देती है, मगर अगले ही लम्हे में अंधेरों में ये लकीर गुम जाती है। और इस सारी कहानी के मरकज में एक नाम बार बार उभरता है, पाकिस्तान। ये सच है कि इस्लामाबाद अब भी आलमी तवज्जो का मरकज है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कामयाब नहीं हो सका, लेकिन हैरानकुन तौर पर दुनिया की नजरें अब भी पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ फरीकैन को एक मेज पर लाने की कोशिश की, बल्कि पसे पर्दा रातों का वो जाल बिछाया जिसने जंग के दहाने पर खड़े खित्ते को वक्ती तौर पर रोक लिया। अब सवाल यह है कि क्या ये कोशिशें किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ जा रही हैं या बदल सकेंगी, या ये सिर्फ वक्ती मोहलत है? तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिशें अब भी जारी हैं। दलील इसकी 24 घंटे में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की दूसरी बार पाकिस्तान आमद है। इराक्ची पहले पाकिस्तान आए, फिर मस्कत चले गए और फिर 24 घंटे से भी कम वक्त में दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे। ये गैर मामूली सिफारती रफ्तार इस बात का इशारा है कि कुछ बहुत बड़ी पेशरफ हो सकती है। इन 24 घंटों में ईरानी वजीर खारजा ने कतरी और सऊदी हम मनसूबों से टेलीफोनिक राब्ते भी किए हैं, और अब उनकी अगली मंजिल मॉस्को को बताया जा रहा है। यह सब बता रहा है कि ईरान एक ही वक्त में कई महाजों पर सिफारतकारी कर रहा है। मगर सवाल यह है, क्या यह तेजी नतीजा भी देगी? क्योंकि इराक्ची के ओमान रवाना होने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐन वक्त पर अपने वक्त का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया था। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को अपने पाकिस्तानी सफर से रोक दिया था। अमेरिकी वक्त का ना आना सिर्फ एक सिफारती फैसला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पैगाम है। ट्रंप का कहना है कि हम ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहते जिन्हें ज्यादा लोग जानते भी नहीं। आखिर यह इशारा किस तरफ है? कि अमेरिका वाकई ईरान की असल क़यादत तक रसाई चाहता है, या फिर मुज़ाकरात की बिसात ही लपेटी जा रही है? ईरान के अंदर ताकत का तवाज़ुन एक पेचीदा मुअम्मा बन चुका है। कहा जा रहा है कि रहबर आला की अथॉरिटी मौजूद तो है, मगर वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रही। सदारत हमाहंग जरूर है, मगर क़यादत करती दिखाई नहीं देती। पासदारान इनकलाब का दायरा इख्तियार बढ़ रहा है और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ जैसे सियासी किरदार भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर फैसला करने वाला ही वाज़ेह ना हो तो मुज़ाकरात कैसे नतीजा खेज हो सकते हैं? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हफ्ते को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान किसी दबाव, धमकी या अपनाए हरमज़ की नाकाबंदी के तहत मुज़ाकरात नहीं करेगा। यानी ईरान अपनी शराइत पर बात करना चाहता है, ना कि किसी के दबाव में आकर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार है। उधर पासदारान इनकलाब ने एक और सख्त पैगाम दे दिया है। आबनाए हरमज़ पर कंट्रोल को उन्होंने अमरीकी इत्तेहादियों पर दबाव डालने की हिकमत अमली करार दिया है। गोया यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि आलमी मईशत की शाराक है, जिसे ईरान अपने हाथों में रखना चाहता है। और फिर एक और खतरनाक मोड़, अमरीकी बहरिया ने एक ईरानी जहाज को बंदरगाह में दाखिल होने से रोक दिया। यह सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि एक मुमकिन तसादुम का पेश खैमा भी हो सकता है। अब सवालात की एक तवील फहरिस्त हमारे सामने खड़ी है। क्या पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिन है? क्या दोनों मुल्कों में इत्तफाक राय की कोई सूरत बन सकती है जिससे हम मुआहिदा अमली सूरत इख्तियार कर ले? अगर मुज़ाकरात या मुआहिदे की सूरत नहीं बनती तो फिर क्या जंगबंदी जारी रहेगी, या फिर दुनिया एक नई जंग की दहाने पर खड़ी है? और सबसे बढ़कर जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं और लोग दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सिफारतकारी कोई करिश्मा दिखा दे, क्या इस मरहले पर यह मुमकिन है? आज इसी तमाम तर सूरत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद साहब। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
पिछले 24 से 48 घंटों में ऐसा सब बहुत कुछ बदला है। एक तो ईरान का एक वफ्द पाकिस्तान आता है, लेकिन वो पाकिस्तान से मुलाकात के लिए आता है, अनाउंस करके आता है। अमेरिका ने अपना वफ्द भेजना था, तकरीबन 7 से 8 दिन से अनाउंस हो रहा था कि आज वफ्द आ रहा है, कल वफ्द आ रहा है, और इस्लामाबाद में पूरी तैयारियां कर ली गई थी, वो वफ्द भी नहीं आया। लेकिन ईरान का पाकिस्तान का दौरा, फिर ओमान जाना, फिर ओमान से वापस पाकिस्तान आना, और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि एक सफ़े पर कुछ लिख कर आया वो हमें कबूल नहीं था, फिर एक और सफ़े पर कुछ और लिख कर आया वो बेहतर था, लेकिन हम उससे ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। अब ये किस तरफ इशारा कर रहा है कि कोई डील की तरफ अब वाकई बढ़ रहे हैं, या ये डेडलॉक मजीद बढ़ गया है? ज़ोक, डील के हवाले से तो सारा मीडिया बल्कि सारी दुनिया बड़ी बेताब है, और चूँकि हमारा काम है लम्हा ब लम्हा बाखबर लोगों को रखना, लेकिन इस सारे काम में हमारी बेताबी भी बाज़ औक़ात हमारे काम में झलकती है। जिस तरह से हम गुज़िश्ता 1.5-2 हफ्तों से लगे हुए हैं कि डील अभी हुई के हुई, तो ये बेसिकली हमारी बेताबी भी है, और बहुत सारे लोग हमारे भी हाँ चाहते हैं, हमारे जो मीडिया मैनेजर्स हैं इस मुल्क में, वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना जाए जो पाकिस्तान की सालसी का जो किरदार है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क करे। हैविंग सेड दैट, देखिए ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात खाली जो 15 पॉइंट एक फरीक ने भेजे हुए हैं और जो 10 पॉइंट एक फरीक ने भेजे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये कम्प्रीहेंसिव इश्यूज़ को कम्प्रीहेंसिवली देखा जा रहा है, और इसमें खाली ईरान का और अमेरिका और इसराइल का मामला नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के जो रूट के ऊपर जो अहम तरीन ममालिक है, मिसाल के तौर पे ओमान बहुत अहम मुल्क है। ओमान और ईरान जो है, आपको पता है इनकी जो समंदरी सरहद है वो बड़ी करीब है, और अगर आप इन दोनों की समंदरी सरहद का अंदाज़ा लगाएं तो जो इंटरनेशनल आपको पता है ना 23 नॉटिकल माइल्स का जो एक डिस्टेंस होता है वो भी बाज़ जगह पे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के हवाले से जो बहुत अहम मुल्क है ओमान, वो बड़ा अहम है। यूएई का इसमें एक रोल है, फिर सऊदी अरेबिया का इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न है, टर्किया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। तो इसमें खाली ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान है, बल्कि आप ये देखिए कि इस रीजन के जो की स्टेक्स हैं जिनके नाम मैंने आपको लिए, उन सब के स्टेक्स हैं इसमें। तो इसलिए जो बातचीत हो रही है वो तमाम बड़े किरदारों में हो रही है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में उन्होंने एक दिन पूरा गुजारा, और पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि ये बायलैटरल मीटिंग होगी, और वही बायलैटरल मीटिंग हुई। यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, अमेरिका से विटकॉफ और जैरेड कुशनर है वो चल पड़े, और वही हुआ। एट द 11th आवर जो ट्रंप है उन्होंने जैरेड कुशनर और विटकॉफ को रोक दिया। यहाँ पे अमेरिकी जो नायब सदर हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए एडवांस टीमें भी यहाँ पर मौजूद थी। आज वो सारी एडवांस टीमें वापस जाने लग पड़ी हैं। मस्कत में जो मुलाकातें हुई हैं, और मस्कत से पाकिस्तान वापसी के ऊपर अब्बास अराकी जो कि इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने टेलीफोन पर रस्ते में सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी और एक आध और फॉरेन मिनिस्टर से भी टेलीफोन के ऊपर, सऊदी अरेबिया और कतर के फॉरेन मिनिस्टर से फ़ोन पर बात की है। तो ये कोई मुशावरत, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमेरिका की बातें पाकिस्तान सुन रहा है और ईरान की बातें पाकिस्तान सुन रहा है और काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे एजाज साहब, हम ये समझ लें कि 2015 में जब ये हुआ था तो P5 के जो ममालिक थे, और फिर प्लस USA खुद, EU खुद था उसमें, यूरोपीय यूनियन भी, और ईरान, इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था, और ये सारे उसमें मौजूद थे जो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान मुआहदा हुआ था। हम ये समझ लें कि ये अगर मिस्र से, कतर से, पाकिस्तान से, ओमान से और दीगर ममालिक आपने जो जिक्र किया उनसे राब्ते हो रहे हैं, तो ये बाकी लोग भी आ सकते हैं, और ये राब्ते गारंटीज और सिक्योरिटीज़ के तौर पर हो रहे होंगे। देखिए, जो JCPO हुआ था 2015 में, वो तकरीबन 2.5 साल उसके ऊपर मुज़ाकरात होते रहे थे, और उसमें ज़्यादातर जो स्टेक्स थे वो वेस्टर्न ममालिक के थे। उसमें यूरोप का ज़्यादा रोल था, उसमें अमेरिका था, रशिया भी था। लेकिन ये जो अभी बातचीत हो रही है, इसमें जो इस रीजन के लोग हैं उनका डायरेक्ट स्टेक है, और इस रीजन के जो प्लेयर्स हैं वो अपने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बयान कर रहे हैं, और उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो तमाम स्टेक होल्डर्स को काबिल कबूल हो।
और इंटरेस्टेड तो हैं दोनों ममालिक के मामले को हल किया जाए। उसकी वजह यह कि सीज फायर को एक्सटेंड किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। हालांकि अमेरिकन मीडिया ये कह रहा था कि ये 3 से 5 दिन के लिए है, लेकिन उससे ज़्यादा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अब अब्बास अराक्ची साहब पाकिस्तान हैं, फिर अगले दौरे करेंगे, लेकिन वो तमाम सिक्योरिटी वापस चली गई, तो अगले दौर का इम्कान हमें कब तक हो सकता है कि पाकिस्तान में हो, या कहीं भी ये मीटिंग हो सकती है, अब दोबारा वफूद बैठ सकते हैं, और कितनी जल्दी हो सकता है? देखिए जी, अब्बास अराक्ची मस्कत से वापस पाकिस्तान आए और एज वी आर टॉकिंग ही इज इन ऑन हिज वे टू रशिया। वो मास्को जा रहे हैं। मास्को में उनकी जो इनरिच्ड यूरेनियम के हवाले से प्रपोजल्स हैं, वो रशियन हुकाम से उनकी मुलाकातें हैं। फिर बाद में तय होगा कि क्या तरीकाकार क्या होगा, क्योंकि वो एक जॉइंट डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। एक फ्रेमवर्क वो लेकर आए हैं और उस फ्रेमवर्क में कुछ चीज़ें उन्होंने रशिया को एतमाद में लेना है, वो मिसिंग है। उसके लिए वो रशिया जा रहे हैं। मस्कत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से एतमाद में लेना था, इसलिए मस्कत से होकर आए, और ज़ाहिर है इस हवाले से उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी एतमाद में लिया और बाकी ममालिक से भी वो राब्ते कर रहे हैं। तो अभी जो रशिया में मीटिंग है वो जो होगी, तो उसके बाद इस बात का तयन हो सकेगा कि कब मीटिंग होगी पाकिस्तान में दोनों फ्री कैन की। और ये याद रखिएगा, दोनों फ्री कैन की मीटिंग उसी वक्त होगी, दूसरा राउंड अपेरेंटली एज पर टुडे, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी फ्लूड हैं, ज़्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आई, लेकिन एज पर टुडे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है मुख्तलिफ डिप्लोमेट से बात करके और उन लोगों से बात करके जो बराह रास्त इन मुज़ाकरात में हैं, तो पता चलेगा कि अगली मुलाकात कब होगी। और ऐसा लगता है, अब ज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो दूसरा राउंड है उसी वक्त मुकर्रर होगा, उसी वक्त उसका इनेकाद होगा जब दोनों अतराफ तमाम इश्यूज को तय कर लेंगे और वो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत करने के लिए तैयार होंगे। तो एजाज साहब, अगर मुज़ाकरात का अमल जारी है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कहा कि हमारी टीम वहां नहीं जाएगी, अगर रब्ता करना है तो मुझसे कर लें और हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी ट्वीट्स और उनके बयानात ने तो बहुत बड़ा मसला पैदा किया हुआ है, और यही वो वजह है कि बहुत सारे मामला तय होते होते रह जाते थे, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो कोई ऐसा बयान दे देते थे, कोई ऐसा काम कर देते थे जिसकी वजह से काम ख़राब हो जाता था। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है। ट्रंप बड़े बेताब हैं, वो चाहते हैं कि ये डील हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी ऑडियंस को भी, जो डोमेस्टिक वोटर है उनका डोमेस्टिक ऑडियंस, उसको भी मुतमईन रखना चाहते हैं कि वो विक्टोरियस है। और आपको लगता है कि ये जो राय पाई जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो डबल ब्लॉकेज हुआ है, क्योंकि ईरान ने कहा था जब तक ये अमेरिकन ब्लॉकेज खत्म नहीं होगा हम मुज़ाकरात के लिए नहीं आएंगे, वो बज़ाहिर मुज़ाकरात के लिए तो नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान से वो मुलाकात के लिए ज़रूर आए। और ये कहा जा रहा है कि उस डबल ब्लॉकेज की वजह से मौशी हीट फील कर रहा है ईरान, जिसकी वजह से अब वो इतने राब्ते भी कर रहा है, दीगर ममालिक को इंगेज भी कर रहा है ताकि इस ब्लॉकेज को हटाया जाए। अब लगता है यही वजह है जो मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान को लेकर आई। देखिए, बात यह है कि जो हीट है इकोनॉमिक मेल्टडाउन की, वो हीट तो पूरी दुनिया फील कर रही है, वो हीट तो खुद अमेरिका फील कर रहा है। और आप देख लें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया है कि अमेरिकी अवाम जो है वो गैस और तेल की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार रहें। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेटमेंट्स हैं इस हवाले से। तो हीट तो सारी दुनिया फील कर रही है। ईरान तो पहले ही सैंक्शंस में है और ईरान तो पहले से बहुत सारी चीज़ों को जिसे कहते हैं कि देख के, बहुत सारी चीज़ों से गुजर के इन तमाम मराहल से गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। डॉक्टर हसनात की पाकिस्तान वापसी से माजी की यादें ताज़ा हो गई हैं। वो कहानी जो बरतानिया से शुरू हुई, 1995 लंदन का रॉयल डॉम्पटन अस्पताल, जहां एक दिन लेडी डियाना अपने एक दोस्त की इयादत के लिए आई और वहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर हसनात खान से हुई। एक आम सी मुलाकात, मगर यही वो लम्हा था जिसने गैर मामूली ताल्लुक की बुनियाद रख दी। डॉक्टर हसनात खान, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, एक तरफ वो सर्जरी की दुनिया के माहिर, एक ऐसे हार्ट सर्जन जिन्होंने हजारों जिंदगियां बचाई, और दूसरी तरफ वो शख्सियत जिनका नाम दुनिया की सबसे मशहूर खातून लेडी डियाना के साथ जुड़ा। अब एक बार फिर वो खबरों में है क्योंकि उन्हें जिनाह कार्डियक इंस्टीट्यूट का सरबराह तैनात करने का फैसला किया गया है। तब उन्होंने जिम्मेदारियां संभालने के लिए 2 माह का वक्त मांगा है। वो बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के मारूफ अस्पतालों में खिदमात अंजाम दे चुके हैं और कार्डियक सर्जरी में उनका तजर्बा आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। लेकिन डॉक्टर हसनात की असल कहानी तो वहां से शुरू होती है जहां एक डॉक्टर और एक शहजादी की दुनिया
आपस में टकराती है। लेडी डायना उन्हें मिस्टर वंडरफुल कहकर पुकारती थी। वो उनकी सादगी, आजिज़ी और इंसानियत के जज्बे से बेहद मुतासिर थी। ये ताल्लुक इतना गहरा हो गया कि आलमी मीडिया की नजरें भी इस पर जम गई। डॉक्टर हसनात का नाम लेडी डायना की शहजादा चार्ल्स से 1996 में तलाक और 1997 में शहजादी की मौत के बाद भी मुतअद्दिद बार मंजर-ए-आम पर आता रहा। अमरीकी मैगजीन वैनिटी फेयर की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर सारा एलिसन ने 2013 में एक मजमून में लिखा कि लेडी डायना और पाकिस्तानी नया डॉक्टर हसनात के दरमियान ताल्लुक 1995 में शुरू हुआ, जो 1997 तक जारी रहा। तलाक के बाद लेडी डायना डॉक्टर हसनात की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि वो शादी की ख्वाहिशमंद थी, यहां तक कि वो पाकिस्तान का दौरा भी कर चुकी थी। नाज़रीन, इसके साथ साथ अचानक सब कुछ बदल गया। अगस्त 1997 पेरिस, एक कार हादसा, और दुनिया की सबसे मशहूर शहजादी हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो हादसे के वक्त डोरी अल-फायद के साथ थी। वो एक मिस्री अरबपति ताजिर के बेटे थे, मगर आज तक ये सवाल जिंदा है, क्या ये वाकई ही एक हादसा था या कुछ और? ये मामला आज भी हल नहीं हो सका। कुछ लोग इसे साजिश कहते हैं, कुछ इसे महज हादसा, मगर सच क्या है ये शायद आज भी पर्दे में है। शाही खिदमतगार पॉल बल के मुताबिक डायना डॉक्टर हसनात से बेहद मोहब्बत करती थी। दोनों के दरमियान 2 साल तक गहरा ताल्लुक रहा। वो अक्सर किंगस्टन महल में मुलाकातें करते, यहां तक कि डायना ने उनसे खुफिया शादी के इम्कान पर भी बात की, मगर हसनात झिझकते रहे और फिर 1997 में ये रिश्ता खत्म हो गया। पॉल बल ने यह भी बताया कि डायना की जाती जिंदगी में इस ताल्लुक को लेकर तनाज़ात भी पैदा हुए, यहां तक कि उनकी अपनी वालिदा ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। लेडी डायना की वालिदा ने मुसलमान मर्दों से ताल्लुकात रखने पर शहजादी को सख्त अल्फाज कहे, जिसके बाद मां बेटी में बोलचाल बंद हो गई थी। अमेरिकी मैगजीन वैनिटी फेयर के मुताबिक शहजादी डायना पाकिस्तानी सर्जन हसनात खान से दीवानावार मोहब्बत करती थी। वो इसके लिए बरतानिया छोड़ने और पाकिस्तान में क़याम पर भी गौर कर रही थी। डायना का इसरार था कि हसनात उनसे खुफिया शादी करें और वो उनसे बेटी की ख्वाहिश भी रखती थी, मगर हसनात ने इससे इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायना ने पाकिस्तान के दौरों के दौरान हसनात के ख़ानदान से खुफिया मुलाकातें भी की और शादी के लिए उनकी वालिदा को राज़ी करने की कोशिश की, मगर वो इस पर आमादा नहीं हुई। एक इंटरव्यू में डॉक्टर हसनात ने कहा था कि डायना आज भी हर लम्हा उनके साथ हैं और उनकी मौत के बारे में बात करना उनके लिए तकलीफ देह है। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ साथ और भी दिलचस्प हो जाती है। मशहूर टीवी सीरीज द क्राउन में भी इस ताल्लुक को दिखाया गया, जहाँ पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं सईद ने डॉक्टर हसनात का किरदार अदा किया, मगर इन सब कहानियों, शोहरत और राजों से हटकर एक और हकीकत भी है। डॉक्टर हसनात खान एक ऐसे सर्जन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तहकीक, मेहनत और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ की, और अब बरसों बाद वो पाकिस्तान वापस आए हैं एक ऐसे ख्वाब के साथ जिसका जिक्र वो अक्सर करते थे कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल अपने लोगों की खिदमत में गुजारेंगे। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालना इसी ख्वाब की ताबीर है। डॉक्टर हसनात की ज़िंदगी आज एक नई जिम्मेदारी, एक नए सफ़र की तरफ बढ़ रही है, मगर माजी का वो बाप अब भी सवाल बनकर खड़ा है। क्या वाकई ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी थी, या एक ऐसी कहानी जिसके पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो कभी सामने नहीं आ सके? नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और अहम मामले के हवाले से। तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में जलसे का स्टेज सजाया गया, दावा पावर शो का किया गया, मगर 1100 से ज़ायद कुर्सियों ने बड़े सियासी शो का ख्वाब तोड़ दिया। पंडाल भरने के बजाय खाली नशस्तें छुपाना मुश्किल हो गया। अंदाज़ा था कि ये एक बड़ी ताकत का मुजाहरा होगा, लेकिन जब मीडिया की तरफ से गिनती की गई तो सिर्फ 700 से 850 अफराद मौजूद थे और 300 से ज़ायद कुर्सियाँ पार्टी की मकबूलियत का पोल खोल रही थी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। एक जमात जो कभी बड़े बड़े मैदान भर दिया करती थी, जिसके जलसों में आवाम का समुंदर ठाटे मारता दिखाई देता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छोटे से पंडाल को भरने में नाकाम रही? ये सिर्फ एक जलसा नहीं था, ये एक आईना था जिसमें पीटीआई की मौजूदा सियासी हिकमत अमली साफ दिखाई दे रही थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आमद के लिए माहौल तो मुकम्मल बनाया गया, मीडिया की मौजूदगी, स्टेज की तैयारी, नारों की गूंज, सब कुछ मौजूद था, मगर जो सबसे अहम था यानी आवाम, वही चीज़ गायब रही। और यही वो खला था जिसने इस पूरे इवेंट को एक सियासी वार्निंग में बदल दिया। ये वो जमात है जिसने कभी मीनार पाकिस्तान जैसे बड़े मैदान को भर दिया था, मगर मुजफ्फराबाद में वही जमात अपनी सियासी मकबूलियत साबित ना कर सकी और खाली कुर्सियों ने इस दावे को चैलेंज कर दिया। ये सिर्फ कमहाजी नहीं थी, ये एक पैगाम था। कहीं ना कहीं हिकमत अमली में खला पैदा हो चुका है। सवाल यह नहीं कि लोग क्यों नहीं आए, सवाल यह है कि क्या पीटीआई अब भी अपने कारकुनों से जुड़ी हुई है? क्या इसका तंजीमी ढांचा इतना मजबूत है कि लोगों को घरों से निकाल सके, या फिर सियासी बयानियां वो कशिश नहीं रखता जो कभी हुआ करता था? मुजफ्फराबाद का ये जलसा दरअसल
एक रियलिटी चेक था, एक ऐसा लम्हा जहां दावे और हकीकत आमने सामने खड़े थे, जहां स्टेज पर मौजूद क़यादत के मुकाबले में खाली नशिस्तें ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी, और जहां यह एहसास उभर कर सामने आया कि सियासी मकबूलियत नारों और बैनर से नहीं बल्कि अवामी शिरकत से साबित होती है। ये लम्हा रुक कर सोचने का है, क्योंकि अगर एक जमात अपने मजबूत गढ़ से बाहर निकलकर आवाम को मुतहरिक नहीं कर पा रही तो ये सिर्फ एक जलसे की नाकामी नहीं बल्कि सियासी हिकमत अमली पर सवालिया निशान है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।